हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम मगध का उत्कर्ष देखेंगे, यानी कि मगध साम्राज्य को देखेंगे। ठीक है। और इससे पहले हमने जो है महाजनपद काल को देखा था। ठीक है। और वहाँ पे हमने जो 16 बुद्धकालीन भारत के 16 महाजनपद थे उनको हमने देखा था, और साथ में जो 12 बुद्धकालीन गणराज्य थे उनको कंप्लीट किया था। ठीक है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। और अभी ये जो मगध का उत्कर्ष होता है ना, ये बेसिकली फोकस करता है बिंबिसार और अजात शत्रु हैं। ठीक है। इन पे जो मगध राजगृह के अंतर्गत है, स्टार्टिंग यहीं से होती है। ठीक है। एक बात और बोलना चाहूंगा, मैंने आपसे कल कहा था कि बिंबिसार को ही अज्ञात शत्रु कहा जाता था। ठीक है ना, क्योंकि हम सब ने भी जो आधुनिक किताबें उनमें यही चीज लिखी आ रही है कि बिंबिसार को ही अजात शत्रु कहा जा रहा है। लेकिन जो पुरानी बुक है उसके अकॉर्डिंग जो है बिंबिसार और अजात शत्रु अलग अलग है। और यहाँ पे मैंने जो डेटा बनाया है उसमें मैंने बिंबिसार को अलग बताया और अजात शत्रु को अलग बताया। अजात शत्रु बिंबिसार का बेटा है। ठीक है। तो वो भी क्या है, वो भी आज इस वीडियो में हम पूरा देख लेंगे। ठीक है। तो आपको भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आगे। चलिए, मगध का उत्कर्ष। ठीक है। हर्यक वंश सबसे पहले है। हर्यक वंश, ठीक है, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। हर्यक वंश का सबसे प्रथम शासक जो है बिंबिसार होता है। और इसकी जो राजधानी होती है, प्रारंभिक राजधानी होती है, वो ग्रीवरज होती है। और बाद में इसने ग्रीवरज से फिर राजधानी को राजगृह बनाया था। ठीक है। सवाल आ जाता है, हर्यक वंश का पहला शासक कौन था? तो बिंबिसार था। ठीक है। बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? वो ग्रीवरज थी। बिंबिसार ने ग्रीवरज के बाद अपनी राजधानी किसे बनाया? राजगृह को बनाया। ठीक है। बिंबिसार अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वैवाहिक एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर बल देता था। ठीक है। इसने कौशल नरेश महाकौशल की पुत्री कौशल देवी से विवाह किया था। इस उपलक्ष्य में काशी ग्राम की 1 लाख मुद्रा की आय दहेज स्वरूप उसे प्राप्त हुई थी। अगर पूछा जाए कि बिंबिसार ने सबसे पहले शादी किसके साथ की थी? कौशल देवी से। ठीक है। इसी तरह इसने वैशाली नरेश चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया था। ठीक है। जो चेटक थे ये कौन से वंश के रहे होंगे? ये थे लिच्छवी वंश के। ठीक है। हमने पढ़ा था ना, वैशाली में लिच्छवी वंश के, वैशाली के लिच्छवी थे। ठीक है। और ये स्वतंत्र गणराज्य था। ठीक है। मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा खेमा से भी विवाह किया, और बिंबिसार की यह पत्नी क्षेमा खेमा बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। तो कभी सवाल आ सकता है कि बिंबिसार ने मद्र देश की किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था जो बाद में बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी? तो उनका नाम होता है क्षेमा, या कहीं खेमा लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। बिंबिसार का अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था। देखो कहानी क्या है ना, यहाँ पे बिंबिसार बहुत, एक बोलते ना हम, चंट था, काफी तेज शासक था, मतलब तीव्र बुद्धि वाला था। तो जो जिनके साथ इसके संबंध मैत्रीपूर्ण रिश्ते से बन रहे थे उनको वो बनाता गया, अपने साम्राज्य को, हर एक वंश को स्टेबलाइज करता गया। लेकिन जब उसे लगा कि कोई शासक नहीं मान रहा है, जैसे चंड प्रद्योत का यहाँ पे नाम आया है, ठीक है, जो अवंती का शासक था, तो उसने उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने शुरू किए। पहले उसने दबाव बनाया उस पर, लेकिन उसके लगा कि ये तो नहीं मानने वाला, तो फिर उसके साथ घनिष्ठता, मतलब मित्रता टाइप का बनाना शुरू कर दिया, ताकि जो है उसका साम्राज्य बना रहे, वो उस पर कभी हमला ना करे और उसके साथ उसके संबंध अच्छे बन जाएं। ठीक। अवंती जो है, अवंती ये आपका 14वां जनपद था, महाजनपदों में 14वां जनपद था। ठीक है ना। और जो बिंबिसार है, बिंबिसार कौन सा था? दूसरे नंबर का, मगध। ठीक है ना, जो 16 महाजनपदों में से एक है। ठीक है। आई होप इतना तो खैर आप लोगों ने इससे पहले वाली अगर वीडियो देखी होगी तो उससे आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। एक बार नहीं तो उनको दोबारा देख लेना। एक बार चंद प्रद्योत पांडु रोग से ग्रस्त हो गया था, तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को इसके इलाज के हेतु उज्जैनी भेजा था, जिसके मैत्रीपूर्ण संबंध को दर्शाता है। ठीक है। तो ये उसकी, मतलब अब कुछ लोग कहते हैं कि वो इतना अच्छा था, लेकिन अच्छा तो जो बोलेंगे, जीवक उसका राजवैद्य था। ठीक है। वो मैत्रीपूर्ण संबंध निभा रहा था उसके साथ, तो इसलिए उसने जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा था उज्जैनी। ठीक है ना। हाँ, कभी सवाल आ जाता है कि बिंबिसार का जो राजवैद्य था उसका क्या नाम था? जीवक। ठीक है। जीवक को किसके इलाज के लिए बिंबिसार ने भेजा था? तो चंड प्रद्योत के लिए। चंड प्रद्योत को कौन सा रोग हुआ था? तो पांडु रोग हुआ था। ठीक है। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक। बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण कर यहाँ के शासक ब्रह्मगुप्त को पराजित कर दिया था, उसका वध कर दिया था और अंग को मगध में मिला दिया था। यह मगध की प्रथम विजय थी। ठीक है। अंग कौन था? अंग सबसे पहला महाजनपद था। ठीक है। 16 महाजनपदों में जो सबसे पहला महाजनपद था वो अंग था। ठीक है। और इसने क्या किया था? अंग को अपने जनपद में मिला लिया था। उसने किस पे आक्रमण किया था? ब्रह्मगुप्त पे। ब्रह्मगुप्त कौन था? अंग का जो राजा था वहां का। ठीक है ना। पूर्वी बिहार और बंगाल वाला जो एरिया है ना, वहां तक जो है अंग साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है। कल वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको इस चीज को बताया था। ठीक है। अब आ जाओ अजात शत्रु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अजात शत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठता है, ठीक है, और मगध का शासक बनने से पहले अंग का गवर्नर था। तो सवाल आ जाता है कि अजात शत्रु कहाँ का गवर्नर था? अंग का गवर्नर था, ठीक है। अजात शत्रु के पिता का नाम क्या था? बिंबिसार था, ठीक है। अजात शत्रु ने किसकी हत्या की थी? बिंबिसार की हत्या की थी, ठीक है। अजात शत्रु का प्रथम युद्ध कौशल नरेश प्रसेनजित से हुआ, जिसमें दोनों एक एक युद्ध में विजयी प्राप्त हुए। अंत दोनों में संधि हो गई। संधि के अनुसार प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया और एक काशी ग्राम की आय दहेज के स्वरूप में अजातशत्रु को दे दी। यहाँ पे प्रसेनजीत नाम आया है। प्रसेनजीत कौन था? ये था तुम्हारा कौशल का नरेश, ठीक। अब कौशल कहाँ है? कौशल जो है चौथा महाजनपद था, ठीक है, जो कि जिसकी राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी, ठीक है। और प्रसेनजीत तो यहाँ का राजा था, मैंने आपको बताया। उत्तर प्रदेश का जो फैजाबाद वाला एरिया है, वहां से श्रावस्ती आदि के जो जिले हैं वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। अजातशत्रु का दूसरा युद्ध वैशाली के शासक चेटक के साथ हुआ, ठीक है। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथमूसल एवं महाशिलाकंटक नामक 2 गुप्त युद्धास्त्रों का प्रयोग किया था। अंत चेटक पराजित हुआ और वैशाली को मगध में मिला लिया गया था, ठीक है। सवाल आता है कि अजातशत्रु ने चेटक को हराने के लिए किन 2 गुप्त युद्धास्त्रों का प्रयोग किया था? तो एक का नाम था रथमूसल, ठीक है, और एक का नाम था महाशिलाकंटक, ठीक है। और वैशाली में कौन से वंशज थे? अभी मैंने बताया था लिच्छवी वंशज, ठीक है। ये क्या था? वैशाली एक क्या था? गणतंत्र था, स्वतंत्र गणतंत्र साम्राज्य था, ठीक है। जो कौन से नंबर का था? ये था आपका वैशाली दूसरे नंबर का, ठीक है। पहला आपका कपिलवस्तु था, ठीक है, और तीसरा था आपका मिथिला, ठीक है। अजातशत्रु ने अवंती नरेश चंड प्रद्योत के भय से राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था, ठीक है। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, ठीक है। उज्जैनी और महिष्मती 2 नाम इसके देखने को मिलते हैं। उज्जैनी और महिष्मती अवंती की राजधानी थी, ठीक है। तो अवंती का जो राजा था चंड प्रद्योत, वो उससे क्या हुआ कि जो अजातशत्रु था वो डरता था उससे, ठीक है ना। तो चंड प्रद्योत के भय से उसने क्या किया? राजगृह का दुर्गीकरण करवाया। दुर्गीकरण का मतलब होता है कि उस पे जो है दोबारा उसने उस चीज को बनाना शुरू किया, अपने किले को, मतलब और ज्यादा उसकी सैन्य शक्तियां, उसका जीर्णोद्धार दोबारा करवा दिया था, ताकि उस पर जो मतलब खतरा ना बने उस पर, ठीक है ना। आगे देखिए, अजातशत्रु जो है जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन महात्मा बुद्ध के प्रति भी श्रद्धा रखता था, ठीक है। जो इनके पिता थे बिंबिसार, वो किसके अनुयायी थे? बौद्ध थे, महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन इसी के शासन काल में राजगृह में होता है, ठीक है। हमने बौद्ध संगीतियां पढ़ी थी, राइट। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो अजातशत्रु के शासन काल में होती है, ठीक है ना। और कहाँ होती है? राजगृह में होती है, ठीक है। इसी के समय में क्या होता है ना, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों की मृत्यु हो जाती है। किसके? अजातशत्रु के समय में, ठीक है ना। और इसने क्या किया था फिर? राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जो बुद्धकालीन गणराज्य बताए थे, जिनमें मैंने कहा था आपसे पाव और कुशीनारा। तो पाव में किसकी मृत्यु होती है? महावीर स्वामी की। और कुशीनारा में किसकी होती है? महात्मा बुद्ध की होती है, ठीक है। और ये दोनों क्या थे? स्वतंत्र गणराज्य थे, ठीक है। इसके बाद आता है उज्जैनी। अब उज्जैनी क्या होता है? 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व इसका समय होता है, ठीक है। इसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा है। उज्जैनी कौन था? अजातशत्रु का बेटा था, ठीक है। इसने राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। किसके स्थान पे? राजगृह के स्थान पे, ठीक है। तो सवाल आ जाता है, अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उज्जैनी ने। या उज्जैनी अजातशत्रु का क्या लगता था? बेटा था उसका, ठीक है। अजातशत्रु उज्जैनी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्र बनाई थी। किसके स्थान पे? राजगृह के स्थान पे, ठीक है। अब इसके बाद आता है हर्यक वंश का अंत। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अलावा, उज्जैनी के अलावा भी तो बाकी थे, जैसे अनिरुद्ध, मुंड, नागदशक, ठीक है ना, ये भी होते हैं। लेकिन ये सबके सब वही सेम चीज को रिपीट करते हैं, अपने अपने पिता की हत्या करते हैं, पितृहंता इन पे आई रहती है, ठीक है। और इस तरह से इसका जो है पतन होता है। लेकिन इसका पतन होता कैसे? नागदशक होता है इसका अंतिम शासक, ठीक है। चलो देखो आगे। 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग नामक एक अमात्य ने इस वंश के अंतिम शासक नागदशक को अपदस्थ करके स्वयं मगध का शासक बना। जो शिशुनाग आता है नाग वंश का 412 ईसा पूर्व में, ये जो है नागदशक को मार देता है। तो अब इसके बाद क्या होता है? देखो, शिशुनाग वंश आ जाता है इस हर्यक वंश में, ठीक है। यानी हर्यक वंश अब खत्म, अब सीधे आ जाता है शिशुनाग वंश, ठीक है। 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व, ठीक है। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग ही था, ठीक है। और प्रथम शासक भी इसका शिशुनाग हो जाता है, ठीक है। इसने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र के बजाय किसको बनाया? वैशाली को बनाया, ठीक है। और याद रखना, वैशाली क्या है? दूसरा गणराज्य है। पुत्र को अपनी राजधानी किसने बनाया था? उज्जैनी ने बनाया था, ठीक है। चलिए, इसने अवंती के शासक अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया था, ठीक है। किसने अवंती के शासक को किसने पराजित किया? शिशुनाग ने किया, ठीक है। इसके बाद आते हैं फिर कालाशोक।
ठीक है। काकवर्ण का कालाशोक 394 से 366 इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। बस वही चीजें रिपीट होती रहती हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था जो वैशाली में हुआ था और 366 ईस्वी पूर्व में इसकी हत्या कर दी। इसके बाद इस वंश में कुल 10 राजा हुए जिन्होंने 22 वर्षों तक शासन किया था, ठीक है। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और नंद वंश के जो संस्थापक थे या प्रथम राजा थे उनका नाम था महापद नंद। तो कभी सवाल आ जाता है कि नंदवंश के संस्थापक कौन थे? महापद नंद थे, ठीक है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि नंदवंश के शासक शूद्र थे। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जो शूद्र होती है ना, शूद्र जिनको बोला जाता है, बहुत निचले स्तर के लोग इनको बोला जाता है। तो शूद्रों, पुराणों में लिखा गया है कि जो नंदवंश के संस्थापक थे या शासक थे ये शूद्र थे, ठीक है। और महापद नंद इस वंश का सबसे महान शासक हुआ था। इसने अनेक क्षत्रिय राज्यों को जीतकर अपने राज्य में शामिल किया था, ठीक है ना। तो ये उनके लिए काफी प्राउड वाली थिंग है एक शूद्र के लिए कि वो इतने ग्रेटेस्ट वॉरियर हुए हैं अपने टाइम के, ठीक है। पुराणों में इसे सर्वक्षत्रांतक एवं एकराट कहा गया है, ठीक है। अर्थात सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला जिसका राज्य एक समुद्र से लेकर दूसरे समुद्र तक फैला हुआ है। सर्वक्षत्रांतक एवं एकराट किसको कहा गया है? महापद नंद को कहा गया है, ठीक है। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि महापद नंद ने कलिंग विजय की और यहाँ की एक जिन मूर्ति को अपने साथ मगध ले आए थे, ठीक है। तो कलिंग विजय किसने की थी? महापद नंद ने की थी, ठीक है। और ये कहाँ से पता चलता है? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से, ठीक है। इनका राजा कौन था? खारवेल था, उसी के एक हाथी गुम्फा अभिलेख हो तो उससे चीज का पता चल रहा है, ठीक है। इसने कलिंग में सिंचाई हेतु एक नहर का निर्माण करवाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। गोदावरी नदी के तट पर इसने ननौदा देहरा नामक नगर बसाया था, ठीक है। इससे इसने यह सिद्ध कर दिया कि शूद्र न केवल योग्य हो सकते हैं बल्कि महान शासक भी हो सकते हैं, ठीक है। और किसके बारे में हो रही है सारी बातें? सिंचाई नहर का निर्माण करवाया, गोदावरी नदी के तट पर ननौदा देहरा नामक नगर बसाया, किसने किया ये सब? महापद नंद ने किया, ठीक है। घनानंद 326 से 322 ईसा पूर्व, ठीक है। बहुत लोभी और अत्याचारी शासक था घनानंद। इसने जनता पर अत्यधिक करारोपण किया था, कर लगाया था, ठीक है। इसके समय में 326 पूर्व में मकदूनिया का यूनानी शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करके यहाँ यूनानी सत्ता की नींव रखी थी, ठीक है। 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक सिकंदर, ठीक है, याद रखिएगा। किसके शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण होता है? घनानंद के शासनकाल में, ठीक है। यूनानी ग्रंथों में इसे एग्रामिस एवं जेंड्रामिस कहा गया है, किसको? घनानंद को, ठीक है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त एवं कौटिल्य ने मगध पर आक्रमण किया जिसमें घनानंद पराजित हुआ। इस प्रकार नंद वंश का अंत हो गया और मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है, ठीक है। अब इसके अगली वाली वीडियो में हम मौर्य वंश के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो इस वीडियो से या इस वीडियो में जो मिस हो गया होगा वो यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। युद्ध में हाथियों का उपयोग सर्वप्रथम मगध ने किया था। सवाल तो यहाँ पे ये बनता है कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिंबिसार के राजवैद्य जीवक की मां का नाम शाल्वती था जो एक नर्तकी यानी कि वेश्या थी, ठीक है। वत्स नरेश उदयन बहुत अच्छा वीणा वादक था, इससे हाथी पकड़ने का भी ज्ञान था, ठीक है। अजातशत्रु ने अपने एक मंत्री वर्षकार को वज्जी संघ में फूट डालने के लिए वैशाली भेजा था, ठीक है। अजातशत्रु ने अपने एक मंत्री किसको? वर्षकार को, ठीक है। महापद नंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था, ठीक है। और महापद नंद का मंत्री एवं सेनापति का नाम कल्प था। यह बहुत ही कूटनीतिक किया था, मतलब एक तरह का चाणक्य बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अब हम मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, ठीक है। धन्यवाद।